स्वागत है आपका आज की क्लास के अंदर। तो चलिए आज का कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। आज हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है, दैट इज़ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो पीछे एग्जाम हुआ था आपका स्टेट का, उसके अंदर इक्विलिब्रियम चैप्टर में से 3 क्वेश्चन आपके पीएच पे आए हैं कि पीएच के ऊपर न्यूमेरिकल पूछ रखे थे कि पीएच कैसे निकालते हैं। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो चलिए आज इसे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। इक्विलिब्रियम क्या आपकी एक डायनेमिक स्टेट है जिसके अंदर क्या आपकी फॉरवर्ड और जो रिवर्स रिएक्शन या जो बैकवर्ड रिएक्शन होती है उनका रेट क्या है, सेम हो जाता है। उन दोनों की कंसंट्रेशन क्या है, सेम हो जाती है। कहने का मतलब क्या है कि मानो ये आपकी एक रिएक्शन हो रही है, ठीक है। ये आपका इक्विलिब्रियम का सिंबल होता है। यहाँ C+D बन रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी क्या है, ए और बी की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी सी और डी की कंसंट्रेशन के। और जब ये मतलब ए बी रिएक्ट करके आपका सी डी बना रहे थे जिस रेट से, और यहाँ इधर क्या आपका C+D रिएक्ट करके क्या है, ए बी बना रहा था, तो इन दोनों का जो रेट है ना वो क्या है, सेम हो जाता है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। अब क्या होता है कि देखो, जैसे इसे इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इक्विलिब्रियम को ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ और बता देती हूँ। यहाँ क्या है हमारा टाइम और यहाँ क्या है रेट। ये इस तरह से आपका ग्राफ आएगा। ये आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये मान लो आपकी बैकवर्ड रिएक्शन। तो एक टाइम आता है जब इन दोनों की कंसंट्रेशन, दोनों का रेट क्या हो गया, रेट पे ग्राफ बनाया तो दोनों का रेट क्या है, कांस्टेंट हो गया टाइम के साथ। अब देखो ऐसे कांस्टेंट जाएगा तो इसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। यहाँ रिएक्शन ने आपका इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है, ठीक है। इक्विलिब्रियम के अंदर क्या हो जाता है, आपकी प्रोडक्ट, ये आपका जो रिएक्टेंट साइड है और जो आपकी प्रोडक्ट साइड है, इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सेम हो जाती है। दूसरा क्या है कि जो आपका रेट है, ठीक है, रेट एफ लिख रही हूँ फॉरवर्ड रिएक्शन का, वो इक्वल हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को बी से लिख रही हूँ कि एक जो आपकी रिवर्स रिएक्शन आ रही है उसका रेट और जो आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन जा रही है उसका रेट क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम के अंदर। एक और चीज़ इसके अंदर क्या है कि अगर आपने रिएक्शन के अंदर क्या है, कैटलिस्ट डाल दिया, ठीक है, तो इस कैटलिस्ट का आपके इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकल के आएगी उसके ऊपर आपका कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कैटलिस्ट क्या है, रिएक्शन को सिर्फ स्पीड अप करता है कि वो जल्दी से अपना इक्विलिब्रियम अटेन कर ले। एक बार उसने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया तो इसके बाद कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका इक्विलिब्रियम की बेसिक सी डेफिनेशन है। ये ग्राफ है कि इस टाइप से आपका ग्राफ बनता है इक्विलिब्रियम का। देन आगे आता है आपका लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर क्या है कि मान लो आपकी इस टाइप से एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। ए बी रिएक्ट करके आपका C+D बना रहे हैं। ये क्या है, रिएक्टेंट साइड और ये क्या है, प्रोडक्ट साइड। अब क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए पहले आपकी क्या है, जो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है उसके लिए अगर आपको रेट लिखना है तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन के रेट, ठीक है। इसका फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनकी कंसंट्रेशन के। रेट इसी तरह से निकालते हैं। आपने केमिकल काइनेटिक्स के अंदर भी रेट वाला जो टॉपिक है वो डिस्कस मतलब आपने लर्न किया होगा, ठीक है। तो अब देखो प्रोपोर्शनलिटी का जो निशान है वो हटा के यहाँ रेट लिख रही हूँ, ये फॉरवर्ड का है, ठीक है। तो क्या है, जो प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटा के क्या है, कॉन्स्टेंट लगाएंगे, दैट इज KF। KF क्या है, ये रेट कॉन्स्टेंट होता है और F का मतलब फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड रेट कॉन्स्टेंट है ये। और यहाँ क्या आपकी कंसंट्रेशन आएगी ए और बी से, ठीक है। ये हो गया आपका फॉरवर्ड के लिए। अब आपका रेट निकालना है बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, सी की कंसंट्रेशन और डी की कंसंट्रेशन के। वही रेट, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा के क्या आप में एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे, दैट इज आपका क्या है, KB, ठीक है। ये आपका कांस्टेंट है बैकवर्ड रिएक्शन के लिए और यहाँ इसकी कंसंट्रेशन आएगी C और D, ठीक है। अब क्या आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका क्या बनेगा, KF/KB, कि फॉरवर्ड डिवाइड बाय बैकवर्ड, ये आपका क्या बन जाएगा। देखो इन दोनों का, ये अब क्या है, जैसे इन्होंने इक्विलिब्रियम अटेन किया तो इन दोनों का रेट क्या इक्वल हो गया, दोनों का रेट इक्वल होगा जब ये इक्विलिब्रियम अटेन करेगा। तो मतलब K फॉरवर्ड A और B, ठीक है, इसका ये जो रेट है वो किसके इक्वल हो गया, आपका KB C और D के इक्वल हो गया, ठीक है। थोड़ा सा एक बार इरेज कर लेते हैं यहाँ से, ऊपर से यहाँ कर रही हूँ, ठीक है। अब देखो इनके रेट इक्वल हो गए, रेट इक्वल हो गए तो कैसे लिखोगे, देखो ये जो KF है आपका, एक मिनट रुको, ये देखो अब क्या है आपका KF डिवाइड बाय क्या है, ये डिवाइड में KB आएगा आपका, इज इक्वल टू क्या है, यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट साइड डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ
रिएक्टेंट साइड। ठीक है, तो ये होता है आपका लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। थोड़ी सी इसके अंदर कमी एक बार बताती हूँ। के एफ बाई के वी जो ये आपका फॉरवर्ड बाई बैकवर्ड रेट कांस्टेंट का रेशियो, इसे हम क्या लिख देते हैं, के से लिख देते हैं कि है हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या इसको के सी से लिख देते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये। ठीक है, रिएक्शन के अंदर ले रहे हैं तो केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी या कैपिटल के से लिख देते हैं कि ये हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अब इसके अंदर लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर एक चीज़ और होती है कि यहाँ मान लो आपको इसका कोई स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी दे रखा है इनका। ठीक है, ये रिएक्ट कर रहे हैं तो यहाँ इनका क्या है, कोफिशिएंट भी दे रखा है। तो जो भी आपको कोफिशिएंट इनके आगे दे रखा है वो क्या है, कंसंट्रेशन की पावर में लगाना है। यहाँ पावर में आ जाएगा ऊपर, देखो यहाँ सी डी ए और बी। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम आपका क्या होता है, रेशियो होता है किसका, ऊपर तो आएगी आपकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और पावर है जो वो राइज करेंगे उनके स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और उसकी पावर भी क्या आपकी राइज है बाई स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। वो क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है इन दोनों का रेशियो, जिसे हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या फिर इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम के सी से। ठीक है, इतना समझ आ गया, ये होता है आपका लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। होप सो कितना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आप क्या, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, देखो कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है आपके पास कि मान लो आपके पास कोई भी एक रिएक्शन दे रखी है। ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, ए प्लस बी रिएक्ट करके आपका सी बना रहा है, मान लो इसके लिए आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है K1। ठीक है, अब अगर आपने इस रिएक्शन को क्या है, रिवर्स करके आपके पास रिएक्शन दे दी, मतलब ये इक्विलिब्रियम के अंदर है। ठीक है, प्लस बी रिवर्स करके ये दे दी। अब इन्होंने बोला कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ क्या होगा। तो अगर आपको एक फॉरवर्ड मतलब एक रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रहा है और इसी रिएक्शन को आपको क्या है, रिवर्स करके दे दिया, तो अब आपसे जो ये न्यू रिएक्शन आई है इसका अगर आपसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछे तो वो क्या होगा, जो आपके पुराने वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसका क्या है, रेसिप्रोकल 1/K1। ठीक है, तो ये आपका न्यू रिएक्शन का क्या आएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब इसके अंदर सेकंड केस आपका क्या बनता है कि आपकी कोई भी रिएक्शन थी, मानो ए प्लस बी, सेम ही एग्जाम्पल ले रही हूँ, सी, ये आपकी कोई भी रिएक्शन है। ठीक है, इस पूरी रिएक्शन को हमने डिवाइड कर दिया 2 से, क्या पूरी रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर दिया, और मान लो इसकी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू थी जब हमने इसको 2 से डिवाइड नहीं किया था, एक बार यहाँ नहीं डिवाइड करते इसको, मान लो ये आपकी कोई भी एक रिएक्शन दे रखी है ए प्लस बी और इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है वो हमें के दे रखी है। अब इन्होंने क्या बोला कि पूरी रिएक्शन को आप 2 से डिवाइड करो। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं इस टाइप से कि पूरी रिएक्शन को इन्होंने ऐसे डिवाइड करके दे देंगे 2 से, और अब बोलेंगे कि जो भी आपकी न्यू रिएक्शन आई है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ। तो पुराना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के था, और जब आपने न्यू रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर दिया तो जो भी आपकी नई रिएक्शन आएगी उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, अंडर रूट जो आपका पुराना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ये रिलेशन आ गया आगे तो। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब इन्होंने थर्ड केस इसके अंदर क्या बनता है कि मान लो आपके पास क्या है, एक बार इसको इरेज करके बताती हूँ। थर्ड केस आपके पास क्या बनेगा कि अब इन्होंने बोला कि आपके पास जो भी पुरानी रिएक्शन है उसको हमने क्या है, डिवाइड कर, मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। ठीक है, कि मान लो आपके पास एक रिएक्शन दे रखी है ए प्लस बी और ये क्या आपका सी बना रही है, ये पुरानी रिएक्शन है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, ये तीसरा केस डिस्कस कर रहे हैं अब हम। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आपको के दे रखा है। अब इन्होंने बोला कि एक न्यू रिएक्शन बनाई इन्होंने और इस पूरी रिएक्शन को इन्होंने क्या है, मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। ठीक है, पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब जो आपकी ये न्यू रिएक्शन है ये इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा, तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया वो पुराने की क्या है, स्क्वायर, जो भी आपका पुराना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पुरानी इक्वेशन का दे रखा है उसका क्या कर दिया इन्होंने, स्क्वायर कर दिया, ऐसे निकल के आएगा। ठीक है, अब इसके अंदर एक फोर्थ केस और बनता है। फोर्थ केस के अंदर इन्होंने क्या बोला है कि मान लो आपके पास एक रिएक्शन पहले दे रखी थी ए प्लस बी और ये सी प्लस डी बना रही थी यहाँ। ठीक है, अब इसी रिएक्शन को तोड़ के इन्होंने आगे 2 स्टेप के अंदर लिख दिया, समझ आ गया। 2 स्टेप के अंदर आपको दे रखी है, मान लो K1 एक का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है फर्स्ट का, और सेकंड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, K2 है। ठीक है, उन दोनों को मिला करके, मान लो ये 2 रिएक्शन दे रखी थी, उन दोनों को मिला के इन्होंने एक नई रिएक्शन इस टाइप से बना दी। तो अब इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K निकल के आएगा वो क्या है, दोनों पुरानी रिएक्शन का क्या आएगा, मल्टीप्लाई आएगी। ठीक है, एक बार दोबारा बताती हूँ ये थोड़ा सा मैं आपको, देखो इरेज करके दोबारा बता रही हूँ। लास्ट वाला स्टेप दोबारा डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। लास्ट स्टेप के अंदर इन्होंने क्या दे रखा है कि मान लो आपके पास ना 2 स्टेप में रिएक्शन दे रखी है आपको। ठीक है,
एक मिनट, आपको 2 स्टेप में रिएक्शन दे रखी है। मान लो आपका पहले कोई भी ए से सी बन रहा है और बी से क्या आपको डी बन रहा है। ये आपकी फर्स्ट रिएक्शन है, ये आपकी सेकंड रिएक्शन है। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है। अब इन दोनों को ऐड करके हमने एक रिएक्शन बना दी। मान लो A प्लस बी आपका क्या बना रहा है C प्लस डी। 2 स्टेप रिएक्शन दे रखी है। अब जो ये नई रिएक्शन आई है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है। तो ये जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसको कैसे निकालेंगे? जो भी आपको 2 स्टेप में इक्वेशन दे रखी थी उन दोनों की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके आपका क्या है, न्यू जो भी रिएक्शन है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से इसको करना है। अब आप आगे आपका क्या आता है, रिलेशन निकालना है हमें के पी और के सी के बीच में। के सी यहाँ क्या है कि आपकी केमिकल इक्वेशन दे रखी है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। और के पी का मतलब क्या है कि जो आपकी रिएक्शन हो रही है वहाँ क्या है, हम गैस रिएक्ट करवा रहे हैं, तो गैस का आपको प्रेशर दिया होगा। ठीक है, तो वो होता है के पी। अब देखो इसकी डेरिवेशन तो नहीं करवाऊंगी क्योंकि वो ज़्यादा लेंथ ही पड़ जाएगी। इसका सिंपल आपको रिलेशन बता देती हूँ क्या होता है, और याद रखना इंपॉर्टेंट है ये के सी, ये होता है आर टी डेल्टा एन। ठीक है, आपको कोई भी रिएक्शन दे रखी होगी और उससे मैं एक एग्जांपल भी हम कर लेंगे इसका। ठीक है, तो ये आपको दिया होगा। अब इसमें आपको क्या करना है, के पी तो आपका क्या है, जब कोई भी जो आपकी गैस है वो रिएक्ट कर रही है तो वहाँ आपको क्या है, कंसनट्रेशन ना दे के वो क्या देंगे, प्रेशर देंगे। ठीक है, और के सी मतलब क्या है, कोई भी रिएक्शन हो रही है उसमें आपको कंसनट्रेशन गिवन है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। आर क्या आपका गैस कांस्टेंट, टी आपका टेम्परेचर, टी आपको क्या है केल्विन के अंदर मेंशन होगा। और यहाँ जो आपको आर की वैल्यू लेनी है, अगर प्रेशर आपको एटमॉस्फेयर के अंदर गिवन है तो उस केस के अंदर जो आपकी आर की वैल्यू है वो क्या होगी, 0.0831। ठीक है, याद रखना यही लेनी है क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर ही मेनली आपको गिवन होगा जो भी आपका प्रेशर है। ठीक है, 21 आएगा यहाँ, 21। ठीक है, और इसकी जो आगे यूनिट आएगी वो क्या आएगी, लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर मोल। ठीक है, 0.0821 लेनी है अगर आपको जो प्रेशर है वो क्या एटमॉस्फेयर के अंदर गिवन है। अगर प्रेशर आपको बार के अंदर गिवन है, ठीक है, तो उस टाइम आप आर की वैल्यू क्या लोगे, 0.0831। और थोड़ी सी लिमिट इसकी चेंज हो जाएगी, अब के बार क्या है, लीटर बार पर केल्विन पर मोल। ठीक है, ये यूनिट रहेगी। तो इसका ध्यान रखना है, आर की वैल्यू ध्यान रखना, प्रेशर आपको किस में दे रखा है ये लेके, और आर की वैल्यू न्यूमेरिकल में डालते टाइम ध्यान रखना है। ठीक है, और ये डेल्टा एन वही है क्या कि आपका प्रोडक्ट साइड में गैस के कितने मोलिक्यूल है माइनस आपके रिएक्टेंट साइड में गैस के कितने मोलिक्यूल है। ये डेल्टा एन हमने पीछे भी डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये क्या होता है, डेल्टा एन की गैस के मोलिक्यूल प्रोडक्ट साइड कितने हैं माइनस आपके गैस के मोलिक्यूल रिएक्टेंट साइड कितने, जो भी निकल के आता है वो क्या आपकी डेल्टा एन की वैल्यू होती है। ठीक है, छोटा सा एक न्यूमेरिकल करवा देती हूँ उस पर। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है कि आपको ना एक रिएक्शन दे रखी है 2NOCl, ये गैस है आपकी, और ये रिएक्ट करके आपका क्या बना रहे हैं 2NO, ये भी गैस दे रखी है, प्लस Cl2। इंपॉर्टेंट है ये, पहले ही बता रही हूँ क्योंकि इस पर क्वेश्चन बनते हैं आपकी, ये वाला न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है और ये फॉर्मूला भी जो पीछे करवाया है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, Kc की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ 3.75 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है, ये आपको Kc की वैल्यू गिवन है। टेम्परेचर इन्होंने आपको दे रखा है 1069 केल्विन, और आपको क्या है Kp कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या देखेंगे, Kp इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, Kc RT डेल्टा एन, ये फॉर्मूला है। सबसे पहले डेल्टा एन निकालो, डेल्टा एन क्या है, अब आपका प्रोडक्ट साइड देखो गैस के कितने मोलिक्यूल है, 2 यहाँ और एक ये Cl2 का है हमारे पास। ठीक है, तो कितने बन गए, 2 + 1 3 हो गया, माइनस रिएक्टेंट साइड कितने हैं, 2, तो 2 और 1 3, और 3 में से 2 गए 1। डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आ गई, 1। वैल्यू पुट करो यहाँ, के सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 3.75 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है, आर कितना है 1069, सॉरी टेम्परेचर कितना है 1069, और यहाँ आर आपको कितना लेना है 0.0831, और इस पूरे की पावर 1, क्योंकि डेल्टा एन की वैल्यू क्या है आपकी 1 आई। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी, सिंपल कैलकुलेशन ही करनी है, तो वो क्या आएगी आपकी 3.33 इंटू 10⁻⁻⁴, ये वाली वैल्यू निकल के आएगी। और इसकी कोई यूनिट तो आनी है नहीं क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट की कोई यूनिट नहीं होती, यूनिट लेस होता है। तो ये इस टाइप का आपका न्यूमेरिकल बनता है। इंपॉर्टेंट है ये वाला जो फॉर्मूला अभी हमने ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है जो भी हमने डिस्कस किया। ठीक है, एक ये और एक जो अभी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाली ये स्टेप डिस्कस कर रहे थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। कई बार सीधा रिएक्शन देके और वो
एक अलग से रिएक्शन देके और नई रिएक्शन का आपसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ लेता है, ठीक है। तो होप सो कि आज का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू।